हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मस्त होंगे, तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, विटामिन को स्टार्ट किया था। विटामिन में हमने पहला विटामिन ए को पढ़ लिया है। उसके बाद हम विटामिन बी को पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसे सीरियल वाइज विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, विटामिन बी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, क्या पढ़ेंगे हम? विटामिन बी। देखिए, विटामिन बी क्या है? विटामिन बी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए, हमने पढ़ा था क्या, विटामिन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो होते हैं उसको हमने क्या देखा था? जल में घुलनशील कौन कौन से थे? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन से थे? वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ए और डी और के, ये सब क्या थे? वसा में घुलनशील थे, ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील कौन विटामिन है? विटामिन बी और सी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन बी के बारे में। देखिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी एक ना होकर कई विटामिनों का समूह है। देखिए, विटामिन बी जो है ये केवल विटामिन बी ही नहीं है, इसके कई समूह हैं। ये जो है कई पार्ट में है, जिसका एक समूह है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बी कॉम्प्लेक्स के रूप में। यह शरीर में जमा नहीं होता है, पानी में घुलकर शरीर से विसर्जित हो जाता है। देखिए, विटामिन बी जो है, जैसा कि ये जल में घुलनशील है, तो ये जल में घुलनशील होने के कारण हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ये मूत्र के माध्यम से ये विसर्जित हो जाता है, पसीने के माध्यम से भी बाहर निकल जाता है। देखिए, विटामिन बी जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन बी का समूह है। विटामिन बी के समूह में हम क्या क्या देखेंगे? विटामिन बी कितने टाइप के हैं? देखिए, विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, बी 5 है, बी 6 है, विटामिन बी 7 है, और उसके बाद बी 9 है, उसके बाद बी 12 है। इतने विटामिन जो हैं हम विटामिन बी के समूहों के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन बी के बारे में, विटामिन बी 1 के बारे में, जिसका रासायनिक नाम क्या है? जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। किसको पढ़ेंगे हम? विटामिन बी 1 को पढ़ेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। आपसे पूछा जा सकता है थायमिन किसका रासायनिक नाम है, तो आप क्या बताएंगे? थायमिन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं विटामिन बी 1 से संबंधित। देखिए, इसे तंत्रिका शोथरोधी विटामिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे तंत्रिका शोथरोधी विटामिन कहते हैं, अर्थात एंटी न्यूरेटिक विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेरी बेरी रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेरी बेरी रोधी विटामिन भी कहते हैं, एंटी बेरी बेरी विटामिन कहते हैं। देखिए, इसे एन्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एन्यूरिन भी कहते हैं। ये सब इसके उपनाम हैं, ये सब इसके उपनाम हैं। इसे भूख का विटामिन भी कहते हैं, अर्थात हंगर विटामिन भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है फंक ने 1911 में की थी। कब की थी? 1911 ईस्वी में बेरी बेरी की रोकथाम हेतु विटामिन बी 1 की खोज की थी। किसने? फंक ने। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विटामिन बी 1 की खोज किसने की थी, तो आप राइट आंसर क्या देंगे? फंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी 1 की घुलनशीलता देखते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि विटामिन बी 1 किस में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है। तो इसकी घुलनशीलता को हम देख लेते हैं 3 टाइप में। 3 टाइप में पहला क्या है? पूर्ण घुलनशील, दूसरा अर्ध घुलनशील और अघुलनशील। तो किसमें ये पूर्ण घुलनशील है, किसमें अर्ध घुलनशील है और किसमें अघुलनशील है? तो देखिए, जल में तो ये पूर्ण रूप से घुल जाता है,
और एल्कोहल में अर्ध रूप से घुलता है, पूरी तरीके से नहीं घुलता है। और अघुलनशील किस में है? तो एसीटोन, ईथर और बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में ये बिल्कुल भी नहीं घुलता है। चलिए, ऐसे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, पूछा जाएगा कि एसीटोन में विटामिन B1 घुलता है या अघुलनशील है, तो आप क्या बताएंगे? अघुलनशील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन B1 के कार्य को देख लेते हैं। तो विटामिन B1 के कार्य में क्या है? पहला पॉइंट, कार्बोज से थायमिन का घनिष्ठ संबंध है। देखिए थायमिन जो है विटामिन B1 है, इसका संबंध किससे है? कार्बोज से घनिष्ठ संबंध है। यदि इसकी कमी हुई तो विटामिन B1 का अपघटन पूर्ण नहीं होगा। देखिए मान लीजिए हमारे बॉडी में कार्बोज की कमी हो जाती है तो विटामिन B1 का भी पूर्ण रूप से अवशोषण हमारे बॉडी में नहीं होगा, परिणाम स्वरूप शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्या है? देखिए यह रक्त में पायरुविक एसिड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। जो हमारे ब्लड में क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है, उसकी मात्रा को यह नियंत्रित करने में सहायक होता है। कौन? विटामिन B1 अर्थात थायमिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेटिव डीऑक्सीलेशन का कार्य। देखिए विटामिन B1 क्या करता है? पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेटिव डीऑक्सीलेशन का कार्य भी करता है। यह थायमिन पायरोफॉस्फेटेज के रूप में कार्बोज के पाचन में भी मदद करता है। नेक्स्ट है, अमीनो अम्लों के चयापचय में थायमिन को एंजाइम के रूप में प्रयोग करता है। किसके रूप में प्रयोग करता है? अमीनो अम्लों के चयापचय के लिए जो हमारे प्रोटीन का सरल इकाई है क्या? अमीनो अम्ल, उसके चयापचय के लिए, उसके पाचन के लिए थायमिन जो है को एंजाइम के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोजन में थायमिन की अच्छी मात्रा लेने से भूख बढ़ती है। देखिए कभी कभी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो कहता है मुझे भूख नहीं लगती, तो उसको किस चीज़, कौन सी टैबलेट दी जाती है? उसको विटामिन B1 की टैबलेट दी जाती है। मात्र विटामिन B1 ही नहीं होता, उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो उसको टैबलेट दी जाती है, तो उसकी भूख में वृद्धि हो जाती है, अतः शरीर की सामान्य वृद्धि में सहायक भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक है। क्या? थायमिन जो है ये नाड़ी संस्थान को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की डीऑक्सीडेटिव प्रोसेस में भी सहायक होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विटामिन B1 की कमी। देखिए विटामिन B1 की कमी से क्या होता है हमारे बॉडी में? थायमिन की कमी से मानव शरीर में, थायमिन की कमी से मानव शरीर एवं पक्षियों में क्या होता है? बहुतंत्रिका शोथ रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? बहुतंत्रिका शोथ रोग उत्पन्न हो जाता है। पक्षियों में इस रोग को एवियन पॉलीन्यूराइटिस क्या कहते हैं? एवियन पॉलीन्यूराइटिस, तथा मानव में वेरी अर्थात तंत्रिका शोथ कहते हैं। इसमें मुख्यतः क्या होता है? नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, हृदय, रक्त परिवहन संस्थान आदि प्रभावित होते हैं। क्या क्या प्रभावित होता है? पाचन संस्थान प्रभावित होता है, हृदय प्रभावित होता है और रक्त परिवहन संस्थान भी प्रभावित होता है। चलिए वेरी जो विटामिन B1 की कमी से होता है इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो देखिए वेरी के टाइप कौन कौन से हैं? एक शुष्क वेरी है, दूसरा आर्द्र वेरी है, तीसरा क्या है? बाल वेरी है। देखिए जो शुष्क वेरी है ये किस में होता है? ये वयस्कों में होता है, जो 40 वर्ष की उम्र के कम होते हैं। 40 वर्ष के पहले वाले व्यक्ति में जो है शुष्क वेरी होता है। और आर्द्र वेरी किस में होता है? तो आर्द्र वेरी वृद्धों में होता है, जो 40 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं। और बाल वेरी, तो जैसे कि आप इसमें स्पष्ट ही दिख रहा है कि बाल अर्थात बच्चा, तो 2 से 6 माह के बच्चों में क्या होता है? बाल वेरी होता है। अब इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं कि शुष्क वेरी में क्या होता है, आर्द्र वेरी में क्या होता है और बाल वेरी में क्या होता है। देखिए जो शुष्क वेरी है उसके लक्षण को देखते हैं, जो किस में होता है? वयस्कों में होता है, जो 40 वर्ष के अंदर होते हैं। इसमें क्या होता है? मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। क्या होता है? मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, हाथ पैर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं, नाड़ियों की संवेदना शून्य हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है पेरीफेरल न्यूराइटिस। पेरीफेरल न्यूराइटिस किस में होता है? तो ये शुष्क वेरी अर्थात वयस्कों में होने वाली बीमारी है जो विटामिन B1 की कमी से होती है।
मांसपेशियों में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। जब पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है व्यक्ति को तो मांसपेशियों में क्या होता है, सुई चुभने जैसा पीड़ा होता है। आगे देखिए, वॉर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या है, वॉर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम ये भी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। यह अत्यधिक मदिरापान करने वालों में होता है। जो व्यक्ति अधिक मदिरापान करता है उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है और उस वजह से वॉर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है, भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है व्यक्ति, क्या होता है, भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है, नई बातों की सीखने की लक समाप्त हो जाती है। तो शुष्क बेरी से संबंधित कुछ लक्षण थे जिनको हम लोगों ने देखा। ये इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक तो वॉर्निक्स कोर्सा सिंड्रोम और दूसरा क्या था, पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस एक ये है, एक ये है। इसको दोनों को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपके एग्ज़ाम में इसको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब देखिए, आर्द्र बेरी है। आर्द्र बेरी में क्या होता है, ये जो है वृद्धों में होता है। किस में होता है आर्द्र बेरी, वृद्धों में, जो 40 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति होते हैं। इसके लक्षण क्या है, पाचन संस्थान एवं मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। और क्या होता है, ओडिमा हो जाता है। ओडिमा अर्थात ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। ओडिमा जब हो जाता है तो व्यक्ति के पाँवों में पानी जमा होना और सूजन हो जाती है। क्या होता है ओडिमा, शरीर में पानी जमा होने लगता है और सूजन आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये अब देखते हैं हम बालबेरी के बारे में। बाल किसके बारे में, बालबेरी के बारे में। बालबेरी। अब देखिए इसके लक्षण क्या है, माता का दोषपूर्ण स्वास्थ्य बच्चों में हो जाता है। देखिए जो बालबेरी है, देखिए 2 से 6 महीने के बच्चों में होता है। तो 2 से 6 महीने के बच्चों को तो ऊपर का आहार दिया नहीं जाता है, वो अपने मदर मिल्क पे ही होता है। तो जो माता का जैसा पोषण होगा वैसे ही बच्चे को दूध के माध्यम से मिलेगा। तो माता का दोषपूर्ण स्वास्थ्य है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि माता को स्वस्थ रखा जाए ताकि बच्चा दूध पी के भी स्वस्थ रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें हृदय व नाड़ी प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है, हृदय और नाड़ी दोनों प्रभावित होती है। कार्डियोवास्कुलर अर्थात सांस लेने में कठिनाई होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या होता है, बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूरोटाइप अर्थात नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। क्या होता है, न्यूरोटिक टाइप हो जाता है अर्थात नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं आगे, विटामिन बी नष्ट होने के कारण। तो विटामिन बेरी के जो टाइप हैं उसको हम लोगों ने देख लिया है। बेरी के टाइप 3 टाइप हैं, कौन कौन से हैं, एक आर्द्र बेरी, दूसरा शुष्क बेरी, तीसरा बालबेरी। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, विटामिन B1 नष्ट होने के कारण। विटामिन B1 के नष्ट होने के क्या क्या कारण हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं विटामिन B क्या है, जल में घुलनशील है। तो ये हमारे बॉडी में एकत्रित नहीं होता अर्थात संग्रह नहीं होता है और इसका निष्कासन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। या 20 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्या होता है विटामिन B1, 20 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम 30 मिनट तक गर्म कर देते हैं तो विटामिन B1 पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। और किससे नष्ट होता है, ये अत्यधिक दबाव के कारण भी नष्ट हो जाता है, तांबे के धातु से भी नष्ट हो जाता है। अगर हम विटामिन B1 को तांबे के बर्तन में रखते हैं तो वो विटामिन B1 उसमें से समाप्त हो जाता है। सही पाक विधि के चुनाव न होने के कारण भी समाप्त हो जाता है। देखिए जैसे विटामिन B1 जल में घुलनशील है, अब हम किसी सब्जी को जिसमें विटामिन B है उसको हम पानी में रख दे रहे हैं उबलने के लिए और उसका ढक्कन खोल दे रहे हैं और ज़्यादा देर तक उबाल रहे हैं तो वो जो है क्या होगा, भाप के माध्यम से निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रयोग से भी नष्ट
से पकाने के दौरान पानी में घुल जाने से थायमिन 20 से 50% जो है कितना, थायमिन 20 से 50% नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इसको हम देखते हैं संग्रह। देखिए संग्रह क्या है, अब हम लोग कई बार देख चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि विटामिन B1 का संग्रह नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए जल में घुलनशील होने के कारण मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, अतः इसका संग्रह नहीं होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन आहार में विटामिन B1 लेना चाहिए। स्रोत क्या है विटामिन B1 के देख लेते हैं। विटामिन B1 के कौन कौन से स्रोत हैं। पहला नंबर तो कार्बोज ही है, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि कार्बोज अगर नहीं होगा तो विटामिन B1 का चयापचय नहीं हो पाता है। प्रोटीन युक्त आहार लेंगे, ईस्ट है, अंकुरित अनाज है, बिना पॉलिश किया चावल है, वो अनाज की ऊपरी परत है, चोकर आदि में क्या होता है, विटामिन B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अधिकता। विटामिन B1 की अधिकता से क्या होता है, तो पसीना आएगा, बेचैनी होगी, इलाज ना होने पर मृत्यु तक भी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा विटामिन B1 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन B2, B3 को। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।